नमस्कार। आज की वीडियो में समझते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से दक्षिण की तरफ भी अभियान चलाए थे। दक्षिण की तरफ पहले उसने ये स्थान जीते थे, अब वो दक्षिण भारत की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। जब उसने दक्षिण में अभियान चलाया था वो कौन कौन से स्थानों पर था उसने जहाँ पर महायुद्ध किया था, तो यहाँ पर जानते हैं दक्षिण भारत की विजय। सबसे पहले उसने देवगिरी के यादवों पर उसने विजय प्राप्त की थी, जो कि 707 ईस्वी से 708 ईस्वी में। और यहाँ का जो प्रथम शासक, यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, तो उसको भी कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। कुछ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ गुजरात राज्य में करण बघेला गुजरात में जो करण बघेला नाम का एक शासक था, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने बंदी बना लिया था। और उसकी पत्नी थी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था और वो उसकी प्रिय रानी बन गई थी। फिर कहीं ना कहीं जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी उसने हमला किया था। पहले तो महमूद गजनवी ने हमला किया था, तो उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इसके पश्चात एक राजा हुए थे कुमारपाल, उसने उसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। और उसके निर्माण के बाद फिर से वह इसी प्रकार से ध्वस्त हो गया था। और अब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे भरपूर मात्रा में बुरी तरह से लूटा था। और जो शरीयत रखी हुई थी उसकी भी कहीं ना कहीं इसने अवहेलना कर दी थी। तो इस प्रकार से जो सोमनाथ मंदिर है वो बार बार लूटा गया है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। तो इस प्रकार से इन्होंने भरपूर मात्रा में उस मंदिर को बार बार लूटा, यानी उस सोमनाथ मंदिर पर बार बार चढ़ाई की गई है। तो आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो भी उसके साथ युद्ध में गया था। जब रणथंभौर जो राजस्थान में पड़ता था और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता था, तो वो भी खुसरो भी उस युद्ध के समय में उनके पास गया था। तो उसने कई बातें ऐसी बताई थी खुसरो ने कि वहाँ पर राजा के घोड़ा चेतक और गोरा दोनों घोड़े थे, वो बड़े ही विख्यात थे। कहीं ना कहीं अलाउद्दीन को उन घोड़ों को भी अपने में मिलाने की मतलब अपनी सेना में मिलाने की कोशिश करी थी। और घोड़ों के संबंध में जो अमीर खुसरो क्या लिखते हैं कि चित्तौड़ का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊपर है। गोरा तथा बादल राजपूत सेना में सबसे बड़े घोड़े थे। वो हवा में बहुत स्पीड बना लेते थे, इतनी रफ्तार थी उन घोड़ों की। तो आज भी गोरा और चेतक को याद किया जाता है। तो आगे यहाँ देखते हैं। तो अब दक्षिण भारत पर कहाँ पर इसने विजय प्राप्त की, अभियान छेड़ा था। जो यादव वंश है देवगिरी में, वहाँ पर 1307 ईस्वी से 8 ईस्वी में सिंह देव थे, उस पर अभियान छेड़ा था और कहीं ना कहीं उसको भी इसने जीत लिया था। इसके बाद दूसरे शासक पर इसने दक्षिण में काकतीय तेलंगाना में काकतीय वंश था। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पड़ता था, तो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये पहले आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था। तो तेलंगाना में वारंगल नाम का एक स्थान था, वारंगल, यहाँ पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली थी। उसने यह 1309 ईस्वी से 1310 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। और वहाँ पर जो शासक था उस समय का वो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। फिर आता है होयसेल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, उस पर भी इसने विजय प्राप्त की थी, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। वो भी वहाँ पर वीरबलाल तृतीय वहाँ का शासक था उस समय में, और उसको भी कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से या किसी भी प्रकार से उसको भी इसने हरा दिया था। और वहाँ से भरपूर मात्रा में धन संपदा इसने लूटी थी। और ये दक्षिण का अभियान लूटने के बाद ही इसने आकर अपने चाचा जलालुद्दीन का वध किया था। ये इसके चाचा भी थे और ससुर भी थे। और जो होयसेल 1310 और 11 ईस्वी में इसने वहाँ पर आधिपत्य स्थापित किया था। फिर आता है पांड्य महाबर। पांड्य वंश भी यहीं पर था दक्षिण भारत में। तो पांड्य वंश पर भी इसने कहीं ना कहीं 1311 ईस्वी में हमला किया और उसे भी जीत लिया। और वहाँ का जो शासक था वो पांड्य महाबर थे। और शासक किसका था वहाँ पर, तो वो था वीर पांड्य का, जो पांड्य राजवंश के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। फिर भी उसका मन नहीं भरा, फिर से उसने जो देवगिरी था दोबारा से फिर देवगिरी पर 1312 ईस्वी में, उस समय भी सिंहदेव ही वहाँ का राजा हुआ करता था। और उस पर दोबारा से फिर उसने
चढ़ाई कर दी और फिर से उसको जीत लिया। उस समय तो वो छूट गया था 1307 से 8 ईस्वी में, तो कहीं ना कहीं यादव वंश थे यहाँ पर, तो वो बच गया था। लेकिन दोबारा से फिर इसने सिंघन देव के राज में इसको लूट लिया। अब द्वार समुद्र के लिए इसने हमला किया था। उस समय इसने मलिक काफूर को अपना नेतृत्व दिया था, यानी कि तू जा और वहाँ से सबको ध्वस्त कर और जितना भी धन माल है वो लूट कर मेरे पास ले आना। मतलब नेतृत्व इसका था मलिक काफूर का उस समय में, जब दक्षिण के इस राजा पर चढ़ाई हुई थी। अब एक और मैं बात बता देती हूँ आप लोगों को, जो हमारा एक कोहिनूर का हीरा है, वो कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उसके बारे में डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। जिसकी आज वो ब्रिटिशों के पास है, जबकि वो हमारा एक ताज हुआ करता था। उसको किस प्रकार से एक के बाद एक राजा ने उसे लिया या छीना, कुछ भी कह सकते हैं, लिया भी था छीना भी था। तो हीरा तो आप भी वही है, लेकिन राजा बदल गए, शासक बदल गए, हीरा आप भी ज्यों का त्यों है। तो आगे समझते हैं। मलिक काफूर ने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। अलाउद्दीन के बाद यह हीरा किन किन शासकों के पास गया, उसको डिटेल में समझते, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले वो हीरा किसके पास गया? अलाउद्दीन के बाद वो मालवा का जो शासक था महमूद द्वितीय, उसके पास यह हीरा गया। शासक तो चले गए, हीरा तो अब भी है। लोगों के मन में भ्रम होता है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती, लेकिन ये हीरा आज भी स्थायी है। उसके बाद मालवा के शासन के बाद हुमायूं आया। हुमायूं ने इसे रखा, जो कि मुगल शासक था। मीर जुमला आए, मीर जुमला ने इसको रखा। फिर मुगल शासक शाहजहां थे, इन्होंने भी रखा। मोहम्मद शाह ने रखा इसको। नादिर शाह ने रखा 17वीं शताब्दी में। अहमद शाह अब्दाली ने रखा। शाह शुजा ने रखा। रणजीत सिंह ने रखा। दलीप सिंह ने रखा। और अंग्रेज जो डलहौजी था उसने भी वो लास्ट था और इसको लेकर के वो ब्रिटिश चला गया और वो महारानी के ताज में आज सजा रखा है उन्होंने, यानी कि अब वो हीरा ब्रिटिशों के पास है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि उसका प्रशासक विभाग कैसा था अलाउद्दीन खिलजी का उस समय में। तो प्रशासक विभाग के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। उसने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा हुआ था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? दीवाने विजारत किसे कहते थे? वित्त विभाग को। जिस तरह आज के समय में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी हैं, उसी प्रकार ये दीवाने विजारत कहा जाता था। मतलब कि सल्तनत काल में वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा गया था। और सेना विभाग को, जैसे कि आज के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उसी प्रकार वहाँ सल्तनत काल में दीवाने आरिज सेना के विभाग को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने आरिज। दीवाने इंसा पत्रकारिता के विभाग को दीवाने इंसा कहा जाता था। जिस प्रकार से आज पत्रकार होते हैं, कहीं कहीं से समाचारों को कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, इसी प्रकार से वो भी कहीं ना कहीं जा करके, लेकिन उस समय में गुप्त सूचनाएं होती थी। वो गुप्त सूचनाओं के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त की जाती थी। किसी के भी बारे में लोग चलते ही रहते थे, हर चीज़ का निरीक्षण करते थे, हर जगह पर जाकर अलग अलग जगह पर जाकर वो निरीक्षण करते थे, कौन क्या कह रहा है, इन सब के बारे में वो सोचते थे। और वो किसी को बताते नहीं थे, लेकिन मन के अंदर ही वो जानकारी कलेक्ट कर लेते थे। दीवाने रिसालत किसे कहा जाता था? विदेश विभाग को। जिस प्रकार विदेश विभाग का वो विदेश मंत्री है, इसी तरह उस समय में दीवाने रिसालत कहा जाता था। बारिद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग होता था। किसी भी राजा के बारे में कोई भी जानकारी निकालनी हो तो गुप्तचर विभाग के सदस्य को वो भेज देता था, जो गुप्त रूप से कार्य करते थे और आकर के सारी गुप्त बातों को राजा के साथ शेयर करते थे। अलाउद्दीन के 3 पुत्र भी हुए हैं। उन पुत्रों का क्या क्या नाम था? खिजर खां, शहाबुद्दीन और मुबारक शाह 3 पुत्र थे उसके। और अलाउद्दीन के बाद शहाबुद्दीन शासक बना था, लेकिन सबसे लास्ट शासक था जो खिलजी वंश का, वो मुबारक शाह था।
और इस प्रकार से इनकी स्थिति रही है। मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से 1320 ईस्वी में स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। और बर्नी ने उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि वो स्त्री के वेश में दरबार में दौड़ लगाया करता था। स्त्री का भेष धारण करके दरबार में दौड़ लगाया करता था। वो कौन सा शासक था? वो मुबारक शाह खिलजी था। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल तुगलक वंश के बारे में समझेंगे। तो धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।